एवरीवन, कैसे आप सब? आई होप यू ऑल इज हेल्दी एंड वेलबींग। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 7 का सोशल साइंस सैम्पल पेपर। ओके, सो कि ये केंद्रीय विद्यालय संगठन का है फाइनल एग्ज़ाम, मतलब एनुअल एग्ज़ाम का है, टर्म 2। एंड आई होप आप लोगों ने अच्छे से तैयारी कर ली होगी। ठीक है, सो इसलिए अब एक प्रैक्टिस सैम्पल पेपर आ चुका है। सो फर्स्ट है MCQ सेक्शन ए। सो फर्स्ट MCQ है आपका था, हिमालय इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट ऑफ इंडिया बाय विच। तो जो हिमालयाज़ है वो क्लाइमेट ऑफ इंडिया का मतलब कैसे इन्फ्लुएंस करती है, जो समझ रहे हो। सो ब्लॉकिंग कोल्ड विंड्स, इंक्रीजिंग डेजर्ट्स, स्टॉपिंग रिवर्स, या फिर नन ऑफ दिस। सो इसमें आप लोग का आंसर होगा ए वाला। ठीक है, ब्लॉकिंग कोल्ड विंड्स। देन नेक्स्ट आता है, विच डेंसिटी रूल्ड ड्यूरिंग द गुप्ता एरा। कौन सी डेंसिटी ने गुप्ता एरा को रूल करा था। सो मौर्यन, गुप्ता, चोला या फिर मुघल। तो इसमें से आपका ऑप्शन करेक्ट होगा गुप्ता। ठीक है, देन सेकंड आते हैं, इन दी बार्टर सिस्टम। वेट, इन दी बार्टर सिस्टम पीपल एक्सचेंज गुड्स फॉर मनी, गुड्स फॉर गुड्स, मनी फॉर सर्विसेज, गुड फॉर गोल्ड फॉर मनी। ओके, सो इसका आंसर आएगा गुड्स फॉर गुड्स। ठीक है, बार्टर सिस्टम में लोग क्या एक्सचेंज करते हैं, गुड्स फॉर गुड्स। ठीक है, सो यहाँ पर आप लोग के 3 MCQs कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप आप लोग को समझ आ गए होंगे। ठीक है, यहाँ पे देख लो। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग। ठीक है, सो फोर्थ नेक्स्ट आप लोगों का क्वेश्चन है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स इन, मतलब इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन कब आया था। सो ये आप लोगों को बताया गया था 15 अगस्त 1947 या फिर 26 जनवरी 1950, 2 अक्टूबर 1947 या 26 नवंबर 1949। ठीक है, सो इसमें आप लोग का बी ऑप्शन करेक्ट होगा, 26 जनवरी 1950। तो ये डेट आप लोग को याद रखनी बहुत ज़रूरी है, ये मे भी आ सकता है आप लोग के एग्जाम में। ठीक है, देन नेक्स्ट आते हैं, मतलब अ प्लेस वेयर बायर एंड सेलर्स मेट इज कॉल्ड। एक ऐसी प्लेस बतानी जहाँ पे बायर्स और सेलर्स जब मिलते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, फैक्ट्री, मार्केट, स्कूल, बैंक। सो ये तो बहुत ही ज़्यादा आसान है, ये तो सबको ही पता है। मार्केट, अगर आप इसमें भी गलती करके आ रहे हो तो ये बहुत गलत बात है। ठीक है, द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल इन रूरल इंडिया इज। तो जो इंडिया का जो पीपल है उनका जो मेन ऑक्यूपेशन क्या है, फार्मिंग, टीचिंग, बैंकिंग, ड्राइविंग। वैसे तो खैर टीचिंग, बैंकिंग और फार्मिंग, बैंकिंग और ड्राइविंग तो खैर थोड़ा बाहर का वर्क हो गया, टीचिंग और फार्मिंग थोड़ा इंडिया का है। लेकिन आप लोगों को एक पूछा गया था, आप लोगों को फार्मिंग पे टिक करना है, क्योंकि फार्मिंग सबसे पुराना मेथड है पैसे कमाने का, फिर सबसे पहला ऑक्यूपेशन था इंडिया के लोगों के लिए। ठीक है, देन नेक्स्ट आते हैं, द मानसून सीजन ब्रिंग्स। मानसून सीजन क्या लाता है, हैवी रेनफॉल, स्नोफॉल, या फिर स्ट्रॉन्ग विंड्स या फिर कोल्ड वेदर। तो इसका तो बहुत आसान है, हैवी रेनफॉल मानसून सीजन में आता है। देन नेक्स्ट आता है, द गुप्ता पीरियड इज नोन एज दी। तो गुप्ता पीरियड को क्या कहा जाता है, गुप्ता पीरियड को कहा जाता है गोल्डन एज ऑफ इंडिया। ओके, एज ऑफ डायरेक्टनेस नो, एज ऑफ डिस्कवरी नो, एज ऑफ इंडस्ट्री नो। सो इसमें से आप लोगों का करेक्ट क्या ऑप्शन होगा, गोल्डन एज ऑफ इंडिया। ओके, इतना समझ आ गया। चलो नेक्स्ट आते हैं। ठीक है, सो देन नेक्स्ट आते हैं 9th वाला क्वेश्चन, जो 9th आप लोग का MCQ है, सेक्रेड लैंड इज़ यूजुअली कनेक्टेड विद। जो सेक्रेड लैंड होती है वो किससे कनेक्ट होती है, रिलीजन से, ट्रेड, फार्मिंग या ट्रांसपोर्ट से। सो इसमें आप लोग को खैर थोड़ी कन्फ्यूजन हो सकती है, लेकिन इसका आंसर है रिलीजन से। ठीक है, जो सेक्रेड लैंड होती है वो रिलीजन से कनेक्ट होती है। कुछ बच्चे ट्रेड और फार्मिंग में कन्फ्यूज आते हैं, तो ये दोनों तो नहीं है। ठीक है, देन नेक्स्ट आते हैं, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट्स द राइट ऑफ। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कौन से राइट को प्रोटेक्ट करता है, सिटीजन, गवर्नमेंट, फॉरेनर्स या किंग्स। तो ये दोनों तो खैर बाहर हो जाता है हमारे ऑप्शन से, क्योंकि ये दोनों तो बिल्कुल नहीं है, ये दोनों। देन गवर्नमेंट और सिटीजन में आते हैं, इनमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसमें से आप लोगों का जो करेक्ट आंसर है वो है सिटीजन, बी वाला। देन नेक्स्ट आता है, मनी इज़ यूजफुल बिकॉज इट एक्ट्स एज अ। मनी क्या है, बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, क्योंकि वो कैसा एक्ट करता है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। ठीक है, कोई वेपन नहीं है, वो कोई डेकोरेशन नहीं है, ना कोई वो गिफ्ट है। ठीक है, देन नेक्स्ट आता है, द गवर्नमेंट वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ। जो गवर्नमेंट है वो कौन से वेलफेयर पे काम करती है, सो सिटीजन, सोल्जर्स, फार्मर्स या फिर
मिनिस्टर्स। ओके, सो इसमें भी सेम वही था और इसमें भी सेम यही पूछा गया, तो इसमें भी सिटीजन ही होगा आप लोग का आंसर। ओके, तो इतना आप लोगों को समझ आ गया होगा, वैसे मैं बता रही हूँ, आ जाना चाहिए क्योंकि ज़्यादा मुश्किल नहीं बताया मैंने, बहुत ईजी है। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ क्लाइमेट। क्लाइमेट क्या होता है? ठीक है, सो आप लोग का है व्हाट इज़ क्लाइमेट, तो क्लाइमेट क्या होता है? क्लाइमेट इज़ द एवरेज वेदर, वेट, क्लाइमेट इज़ द एवरेज वेदर इन अ प्लेस ओवर अ लॉन्ग टाइम यूजुअली ईयर्स एंड फॉलोज अ स्टेबल पैटर्न। क्लाइमेट क्या होता है? एक प्लेस का एवरेज वेदर होता है, ठीक है, जो एक प्लेस तक लंबे समय तक चलता है, जैसे कि कुछ सालों तक चलता है, और ये क्या है? एक स्टेबल पैटर्न फॉलो करता है। ओके, नेक्स्ट आते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम क्या होता है? ठीक है, सो अ बार्टर सिस्टम इज एन ओल्ड मैथड ऑफ एक्सचेंज वेयर गुड्स और सर्विसेज आर डायरेक्टली ट्रेडेड फॉर अदर गुड्स और सर्विसेज विदाउट यूजिंग मनी। बार्टर सिस्टम बहुत पुराना मेथड है जहाँ पे हम लोग जो हमारे गुड्स होते हैं उन्हें हम लोग एक्सचेंज करते हैं डायरेक्टली, जिससे हमारा ट्रेड हो जाता है। ठीक है, बिन पैसों के, क्योंकि पहले पैसे नहीं होते थे तो लोग ऐसे ही काम चलाते थे। जैसे कि एग्जांपल देती हूँ मैं आप लोगों को, जैसे मान लो मेरे पास है कॉटन, ठीक है, और सामने वाले के पास है वीट, ठीक है, और मुझे वीट की ज़रूरत है और सामने वाले को कॉटन की ज़रूरत है, तो हम लोग क्या करेंगे? हमारा सामान एक्सचेंज कर लेंगे। ठीक है, तो इसे कहते हैं बार्टर सिस्टम। ठीक है, और ये बहुत पुराना मैथड है, अब तो पैसे वैसे शुरू हो गए। ठीक है, पैसे वैसे देना, एक्सचेंज करते। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। ये आप लोग के एग्जाम में आ सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। सो हियर इज सिंपल डेफिनेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अ कॉन्स्टिट्यूशन इज द फंडामेंटल सुप्रीम law of a nation or organization outlining its structure, governing principles and the rights of its citizens. It acts as the backbone of the country. ठीक है, सो यहाँ तक समझते हैं कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? एक फंडामेंटल, एक सुप्रीम लॉ है किसके? नेशन के लिए, जो ऑर्गेनाइज करता है आउटलाइन स्ट्रक्चर के आउटलाइनिंग्स को। ठीक है, जैसे कि प्रिंसिपल्स ऑफ गवर्निंग है उन्हें करता है, और जो क्या होता है सिटीजन्स के राइट्स को पूरा करता है, और ये ना बैक कंट्री की बैकबोन जैसा काम करता है। ठीक है, प्लस सहारा। देन डिफाइनिंग हाउ पावर्स आर ऑर्गेनाइज अमंग द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, एंड इट जनरली रिक्वायर्स अ मोर स्ट्रेंथ स्पेशल प्रोसेस टू अमिट कंपेयर टू ऑर्डिनरी लॉज। ठीक है, सो यहाँ पर मतलब वैसे तो ये छोटी है, लेकिन वो मैंने लिख रखा है जिस तरीके से, वो वैसे बड़ा बता रहा है। ठीक है, सो हेयर इज द सिंपल डेफिनेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट आता है, ठीक है, सो सेक्शन सी आता है शॉर्ट आंसर टाइप। हमारे पे क्वेश्चन आ गए तो हमें क्या लिखना है? एक्सप्लेन एनी 3 फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। हमें कोई भी 3 फैक्टर बताना है जो क्लाइमेट ऑफ इंडिया को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, ओके, सो हमें कोई भी 3 बताना है, तो हमने पहले तो यहाँ पे मैंने थोड़ा बहुत लिख रखा है कि क्लाइमेट ऑफ इंडिया कैसे कैसे होता है, तो ये तो खैर मत लिखना, इतना बड़ा आप लोग को फालतू में याद करना पड़ेगा, तो इतना बड़ा कुछ याद मत करना, इसे छोड़ देना। यहाँ से हम लोग आ जाते हैं मेन। हियर आर 3 की फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। द हिमालयन माउंटेन रिलीफ, तो पहला क्या है? हिमालय माउंटेन एक्टिंग एज अ मैसिव बैरियर। द हिमालयस प्रिवेंट कोल्ड ड्राई air masses from Central Asia from entering the Indian subcontinent, ensuring relatively milder winters. Additionally, they force moisture-laden southwest monsoon winds to rise, causing heavy rainfall on the windward slopes and the northern plains. Okay, so ये हो गया आप लोगों का फर्स्ट वाला। देन सेकंड आते हैं मानसून विंड्स। सेकंड है मानसून विंड्स। द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज डिफाइंड बाय द सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स नोन एज द मानसून। द साउथ वेस्ट मानसून समर ब्रिंग्स द majority of India's rainfall, while the northeast monsoon winter is responsible for dry conditions except on the Coromandel coast. ठीक है, सो अब आ जाते हैं लैटिट्यूड। सो लैटिट्यूड क्या होता है? द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू द मिडल ऑफ इंडिया प्लेसिंग द साउथर्न हाफ ऑफ द ट्रॉपिकल जोन एंड द नॉर्थर्न हाफ ऑफ द सब ट्रॉपिकल जोन। दीज रिजल्ट इन हाई एवरेज टेम्परेचर्स थ्रू आउट द ईयर इन द साउथ, while the north experiences more pronounced seasonal variations. ओके, सो यहाँ तक आप लोगों का ख़त्म हो जाता है, तो एक मैं आपको दिखा देती हूँ, एक बार आप लोग इसे राइट लिख लेना। सो फर्स्ट है यहाँ से लेके यहाँ तक, देन सेकंड है मानसून विंड, देन थर्ड है लैटिट्यूड। ओके, नेक्स्ट आते हैं, ठीक है, देन नेक्स्ट आ जाते हैं राइट एनी 3 अचीवमेंट्स ऑफ द गुप्ता पीरियड। तो हमें कोई भी 3 अचीवमेंट लिखने हैं गुप्ता पीरियड के। ठीक है,
ठीक है। सो पहला अचीवमेंट क्या है, साइंटिफिक एंड मैथमेटिकल advancements, scholar made groundbreaking contribution including the invention of the decimal system and the concept of zero. Aryabhatta accurately calculated the value of pi, the length of the solar year, and proposed that the earth is round and rotates on its axis. Then आ जाते हैं literature and education, known as the peak of Sanskrit literature. This is era saw the composition of famous works by Kalidas such as, ठीक है, such as Abhijnana, Sakuntalam and Meghaduta. Additionally, great centers of learning such as Nalanda University was established, fostering education and philosophical thought. ठीक है, तो ये हमारे 2 हो चुके हैं। अभी हमें एक और बताना है क्योंकि 3 बताने थे। सो फर्स्ट है ये वाला साइंटिफिक मैथमेटिकल ये एडवांटेज, ठीक है, फर्स्ट है ये, देन सेकंड है ये, ठीक है, एंड थर्ड हम लोग यहाँ पे हम लोग कभी पढ़ते हैं आर्ट, आर्किटेक्चर एंड मेटलर्जी. द पीरियड इज फेमस फॉर रिफाइंड artistic style including the rock caves of Ajanta and Ellora and the Dashavantra temple in Deoghar. Metallurgical skills were advanced, famously demonstrated by the rust resistant iron pillar of Delhi. ओके, सो यहाँ पे 3 हो चुके हैं. फर्स्ट है हमारा ये साइंटिफिक एंड मैथमेटिकल एडवांसमेंट, देन थर्ड है लिटरेचर एंड एजुकेशन, एंड थर्ड है हमारा आर्ट, आर्किटेक्चर एंड मेटलर्जी, एंड सेकेंड था हमारा लिटरेचर एंड एजुकेशन. ओके, 3 हो गए. आप लोग पहले आप लोग देख लीजिए. अगर आप लोग को लिखना है तो मैं आप लोग को 1 बाय 1 दिखा देती हूँ. फर्स्ट साइंटिफिक, सेकेंड लिटरेचर एंड थर्ड आर्ट. ओके, देख लीजिए आप लोग अच्छे से. ओके, नाउ ओके, सो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाई डिड पीपल शिफ्ट फ्रॉम बार्टर सिस्टम टू मनी. मतलब लोगों ने बार्टर सिस्टम से मनी में क्यों शिफ्ट करा. चाहे तो लोग आज भी बार्टर सिस्टम यूज़ कर सकते थे, तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी. सो अभी हम लोग आप लोगों को आंसर, सो हेयर इज योर आंसर. हेयर इज व्हाई पीपल शिफ्टेड फ्रॉम बार्टर टू मनी. सो पहली प्रॉब्लम क्या थी, द डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट प्रॉब्लम बार्टर लिमिटेशन. क्योंकि देखो इसमें ना डबल कोइंसिडेंस बहुत ज़रूरी थी. कि जैसे मान लो मैंने भी बताया था, मेरे पास कॉटन है और उस पर वीट है, उसको ज़रूरत है राइस की और मुझे ज़रूरत है मुझे जैसे मैं कुछ और ले लेती हूँ सामान में, जैसे मान लो मुझे वूल की ज़रूरत है, ठीक है, तो हमें क्या अलग अलग नीड्स है, तो हम लोग तो एक्सचेंज नहीं कर पाएंगे. सो इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें डबल कोइंसिडेंस में बहुत प्रॉब्लम आती थी, लेकिन आप लोगों को इसे प्रॉपर समझा के लिखना पड़ेगा. ठीक है, सो फॉर अ ट्रेड टू वर्क बोथ पार्टीज हैड टू नीड एग्जैक्टली व्हाट द अदर वाज ऑफरिंग द सेम टाइम. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अ फार्मर, देखो यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है, अ फार्मर वांटिंग क्लोथ्स हैड टू फाइंड अ टेलर हु स्पेशली नीडेड वीट एट दैट मोमेंट. ठीक है, सो एग्जाम्पल यहाँ पे आप लोग को अच्छा दे रखा है, तो आप ये लोग ये लिख सकते हैं. अगर आप लोगों को कोई और एग्जाम्पल आता है तो आप लोग वो भी लिख सकते हैं. सो फर्स्ट ये रहा, फर्स्ट का ही है ये भी. ठीक है, मनी सॉल्यूशन. ठीक है, अब इसमें हमें बताया भी क्या है कि मनी सॉल्यूशन भी बताना था साथ में. सो मनी एक्ट एज अ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड इंटरमीडियरी. द फार्मर कैन सेल वीट फॉर मनी एंड देन बाय क्लोथ्स फॉर एवरीवन. ओके, सो मनी ने कितने अच्छे तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिए. देन सेकंड आते हैं डिफिकल्टी इन measuring value, lack of standards, barter limitation. There was no common objective way measure the value of different goods. Deciding how many chickens equaled one cow was often difficult and led to disputes. मनी सॉल्यूशन, देखो इस सेकंड में क्या है, डिफिकल्टी इन मेजरिंग. जैसे मान लो कि मेरे पास है 1 किलो रुई और सामने वाले के पास है 2 किलो वीट. तो अगर हम लोग एक्सचेंज करें, ठीक है, तो मेरा कम वाला उसके पास जाएगा और उसका ज़्यादा वाला मेरे पास आएगा. तो ये तो गलत हुआ कि उसके पास कम गया मेरे पास ज़्यादा गया है, तो दोनों को इक्वल होना पड़ेगा. अब जैसे इधर हमें बताया गया है कि हमारे पास बहुत सारे चिकन्स हैं और हमें उसके बदले हमें 1 काऊ मिलेगी, तो हम कैसे पता लगाएंगे, क्योंकि हमें तो दोनों को इक्वल करना है. हम काऊ को तो अलग अलग पार्ट्स में नहीं काट सकते, है ना.
तो इसलिए मनी सॉल्यूशन क्या होता है, मनी प्रोवाइड अ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ अकाउंट प्राइस। तो मनी ने क्या करा, एक यूनिट बनाई, अपना स्टैंडर्ड अकाउंट प्राइस बनाया, मेक इट इजी टू कंपेयर द वैल्यू ऑफ डिफरेंट आइटम्स। ओके, देन थर्ड आता है इश्यूज एंड पोर्टेबिलिटी एंड स्टोरेज बार्टर लिमिटेशन। तो जैसे मान लो आपको सामान मिल भी जाता था तो आप लोगों ने उसे स्टोर करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती थी, ठीक है। कैरिंग बुल्की आइटम्स लाइक वीट और कैटल टू अ मार्केट इज डिफिकल्ट। फर्दरमोर many traded items such as food or fruits are perishable and cannot be stored for long term, saving money solution, ठीक है। तो यहाँ पे मनी सॉल्यूशन बताया गया है, क्योंकि देखो जब हमारे पे सामान होता था तो वो स्टोर नहीं हो पाता, तो वो खराब हो जाता था, तो हमारा बार्टर सिस्टम क्या हो जाता था, वेस्ट हो जाता था। तो इसमें मनी सॉल्यूशन क्या बताया गया है, कॉइन्स, पेपर मनी एंड डिजिटल फंड्स आर लाइट वेट, ड्यूरेबल एंड ईजी टू स्टोर फॉर फ्यूचर यूज, ठीक है। सो पैसों ने हमारे के लिए क्या करा, तो उसको बहुत ज़्यादा ईजी बना दिया ताकि हम उसे फ्यूचर के लिए हम लोग आगे उसे बचा के रख सके। तो हमने यहाँ पे अभी आपको 3 बता दिए। तो फर्स्ट ये रहा डबल कोइंसिडेंट्स, ये है पूरे यहाँ तक। देन सेकंड ये रहा, सेकंड है आप लोगों का यहाँ तक। देन थर्ड ये रहा और ये है पूरा यहाँ तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सो एक्सप्लेन एनी 3 फंक्शंस ऑफ मार्केट। हमें कोई भी 3 फंक्शंस बताने हैं, एक्सप्लेन करने हैं मार्केट के, ठीक है। सो पहला फंक्शन क्या है, देयर आर 3 की फंक्शंस इंक्लूड। सो फर्स्ट है फैसिलिटेटिंग शॉर्ट टर्म, ठीक है, एंड बोरोइंग एंड लेंडिंग। द मनी मार्केट्स कनेक्ट इंस्टीट्यूशंस विद टेम्परेरी सरप्लस फंड्स to those needing immediate liquidity, typically under 1 year. It uses instrument like treasury bills and commercial paper and certificates of deposit to meet working capital requirements for business and governments. Then second आते हैं providing liquidity management. It ensures that bank and financial institutions can quickly convert assets into cash or manage temporary mismatches in cash flows, thus ensuring financial stability. Then यहाँ पर आ जाते हैं थर्ड सपोर्टिंग मॉनेटरी पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन. सो सेंट्रल बैंक यूटिलाइज द मनी मार्केट टू मैनेज द इकोनॉमी लिक्विडिटी and influence short-term interest rates through one open operation in this market. They control money supply and implement policy decisions. Okay. एंड देन थर्ड आता है राइट एनी 3 रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट. तो हमें कोई भी 3 रिस्पॉन्सिबिलिटी बतानी है गवर्नमेंट की. सो हेयर आर 3 की रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ गवर्नमेंट. तो हमें 3 बतानी थी. सो फर्स्ट क्या, मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर, एस्टेब्लिशिंग पुलिस फोर्सेज एंड कोर्ट सिस्टम्स टू प्रोटेक्ट सिटीजन, मेंटेन सेफ्टी एंड इन्फोर्स जस्टिस. ठीक है. देन प्रोवाइडिंग पब्लिक सर्विसेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर. ठीक है. बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, बिल्डिंग एंड स्कूल्स, रोड्स, ब्रिजेस, स्कूल एंड डिलीवरिंग सर्विसेज लाइक इलेक्ट्रिसिटी, वाटर एंड हेल्थ केयर. एंड देन थर्ड आते हैं इकोनॉमिक मैनेजमेंट, establishing the economy through fiscal and monetary policies, controlling inflation and managing unemployment. ठीक है. जो लोग बेरोजगार होते हैं, जिन पे वर्क नहीं होता, तो उनमें ये काम क्या करते हैं, इकोनॉमिक मैनेजमेंट. देन प्रोवाइडिंग पब्लिक, तो लोगों को मतलब क्या क्या चाहिए होता है, नीड क्या चाहिए होती है, मेन लोगों को इलेक्ट्रिसिटी, वाटर और हेल्थ केयर के लिए ज़रूरत होती है. ठीक है. सो ये क्या करती है, ये प्रोवाइडिंग सेकेंड हमारा ये वाला वो करती है रिस्पॉन्सिबिलिटी, और थर्ड होती है लॉ बनाना. ठीक है. सो अभी हम लोग इसे हटाते हैं. तो अभी के लिए बस इतना ही. नेक्स्ट वीडियो में मैं बता दूंगी. नेक्स्ट वीडियो जल्दी आने वाला है, बस पार्ट 2. ठीक है. अभी के लिए आप लोग इतना रिवाइज करिए. पार्ट 2 में हम लोग केस बेस्ड क्वेश्चन करेंगे एंड लॉन्ग आंसर करेंगे. ओके. तब तक के लिए मिलते हैं. टेक केयर एंड बाय एंड वेट. Thank you for watching. Thank you so much. Bye bye.